गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट तृतीय के प्रथम प्रश्न पत्र मुद्रा बैंकिंग एवं राजस्व में मुद्रामान जो है उसके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। मुद्रामान का तात्पर्य उस मौद्रिक व्यवस्था से है जिसके द्वारा मुद्रा का मूल्य या क्रय शक्ति व्यक्त की जाती है। इसके अंतर्गत एक देश अपनी प्रमाणिक मुद्रा को किसी वस्तु अर्थात स्वर्ण रजत और पत्र मुद्रा के स्थिर मूल्य से जोड़ के रखता है। मुद्रामान के अंतर्गत देश की मुद्रा व्यवस्था के वे सब अधिनियम एवं व्यवहार आते हैं जिसके द्वारा देश की मुद्रा की मात्रा एवं गुण पर नियंत्रण रखा जाता है। इस प्रकार जो मुद्रामान है वह मूल्यमान से भिन्न है। मुद्रामान में मूल्यमान के अतिरिक्त मुद्रा नियंत्रण संबंधी सभी नियम, धातु मुद्रा की मात्रा, मानक सिक्कों के अतिरिक्त अन्य सिक्के व गौण मुद्रा, साख मुद्रा पर नियंत्रण, बहुमूल्य धातुओं के क्रय विक्रय पर नियंत्रण, उनके आयात निर्यात संबंधी व्यवस्थाएं तथा मौद्रिक नीति का समावेश होता है। अर्थात मूल्यमान मुद्रामान का एक महत्वपूर्ण अंग है। किसी भी देश में मुद्रामान के विशेष महत्व के कारण उसी मुद्रामान को आदर्श मुद्रामान कहा जा सकता है, जिससे कीमतों में स्थिरता, व्यवसाय, उद्योग, व्यापार की प्रगति, सामाजिक बुराइयों का समापन, राजनीतिक सुदृढ़ता और आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। अब हम देखते हैं कि मुद्रामान के क्या प्रकार हैं। मुद्रामान को हम मोटे रूप से दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। एक है धातुमान और दूसरा है पत्र मुद्रामान। धातुमान का तात्पर्य है देश में धातुओं की मुद्राएं चलती है या धातु मुद्राओं का प्रतिनिधित्व होता है और संपूर्ण मुद्रा व्यवस्था तथा मुद्रा की क्रय शक्ति इन बहुमूल्य धातुओं पर आधारित होती है और इस धातुमान को वस्तु मुद्रामान भी कहा जाता है। दूसरा है पत्र मुद्रामान। इस पत्र मुद्रामान में जो मुद्रा की इकाई का जो मूल्य है वो किसी धातु की मुद्रा में निश्चित नहीं किया जाता। प्रचलन में कागजी नोट और तथा सहायक मुद्रा के रूप में जो घटिया धातु के सिक्के हैं वो प्रचलन में रहते हैं। अब ये जो दो प्रमुख मुद्रामान हैं, धातुमान और पत्र मुद्रामान, तो आज हम धातुमान में मुख्य रूप से स्वर्णमान और रजतमान के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। धातुमान को धातुमान में हम देखते हैं जो एक धातुमान है उसमें हम स्वर्णमान के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो जो स्वर्णमान है उसका तात्पर्य है कि देश की जो प्रचलित मुद्रा है वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है। सर्वप्रथम 1821 में इंग्लैंड ने इसे अपनाया। बाद में पुर्तगाल, जर्मनी और अन्य यूरोपीय देशों ने इसको अपनाया था। इसके हम विभिन्न प्रकार देख सकते हैं। स्वर्णमान में स्वर्ण अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य मापक का महत्वपूर्ण कार्य करती है। इसका मूल्य निर्धारित शुद्धता वाले
स्वर्ण की निश्चित मात्रा के रूप में निर्धारित कर दिया जाता है। स्वर्णमान में देश में स्वर्ण के आयात निर्यात पर प्रतिबंध नहीं होता। सरकार निर्धारित मूल्य पर स्वर्ण का क्रय विक्रय करती है और इसके अतिरिक्त स्वर्ण मुद्रामान में स्वर्ण की मुक्त सिक्का ढलाई होती है। अब हम स्वर्णमान को विभिन्न प्रकारों में देख सकते हैं। स्वर्णमान के जो विभिन्न प्रकार हैं वो 5 प्रकार मुख्य रूप से हैं। इसमें पहला है स्वर्ण चलनमान। स्वर्ण चलनमान का तात्पर्य है कि इस मुद्रामान में देश में सोने के सिक्के प्रचलन में होते हैं। देश में जो सिक्के प्रचलन में होते हैं वे असीमित विधिग्राह्य होते हैं। स्वर्ण की मुक्त जो वो स्वतंत्र और निःशुल्क ढलाई होती है। सोने का आयात निर्यात स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है और जो देश में स्वर्ण के सिक्कों का संचलन होना यद्यपि आवश्यक नहीं है तथा दैनिक लेन देन के कार्यों को कागजी मुद्रा या अन्य घटिया धातुओं के सिक्कों के संचलन करके संपन्न किया जा सकता है, किंतु जो संचलित कागजी मुद्रा या अन्य धातु के सिक्के हैं वो पूर्व निर्धारित स्वर्ण की मात्रा में परिवर्तनशील होते हैं। किंतु प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के अलावा सभी राष्ट्रों ने इसका परित्याग कर दिया था। दूसरा है हमारा स्वर्ण धातुमान। स्वर्ण मुद्रा के स्थान पर सांकेतिक या पत्र मुद्रा का प्रचलन होता है, लेकिन जो मुद्रा अधिकारी है वो करेंसी को निर्धारित दर पर निश्चित तौल के स्वर्ण पिंड या छड़ों में परिवर्तित कर देते हैं। इसको स्वर्ण पाटमान या स्वर्ण पिंडमान नामों से भी संबोधित किया जाता है। मई 1925 में इंग्लैंड और 1928 में फ्रांस ने इसे अपनाया। इस मुद्रामान में स्वर्ण मूल्य का मापक कार्य करता है, किंतु देश में सोने के जो सिक्के हैं वो प्रचलन में संचलनशील नहीं होते हैं। मुद्रा की जो इकाई है वो स्थिर भार वाली स्वर्ण की छड़ों के रूप में स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है। सरकार निर्धारित कीमत पर असीमित मात्रा में सोने को खरीदने तथा बेचने का वचन देती है और इसमें स्वर्ण के आयात निर्यात पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है। कागजी मुद्रा और अन्य धातुओं के सिक्के जो प्रचलन में होते हैं उनके पीछे 100% स्वर्ण कोशों की आड़ नहीं रखी जाती है। 1931 में इंग्लैंड और भारत दोनों ने इसका परित्याग कर दिया था। तीसरा आता है स्वर्ण विनिमय मान। स्वर्ण विनिमय मान में देश में न तो सोने के सिक्के और न ही स्वर्ण में परिवर्तनीय एवं प्रतिनिधि कागजी मुद्रा संचलन में होती है। देश में अपरिवर्तनशील कागजी मुद्रा, सांकेतिक सिक्के और जो अन्य घटिया धातुओं के सिक्के हैं वो प्रचलन में होते हैं। इस मुद्रामान में देश की प्रामाणिक मुद्रा इकाई का संबंध निर्धारित स्थिर विनिमय दर पर एक ऐसे शक्तिशाली स्वर्णमान देश की मुद्रा इकाई के साथ जोड़ दिया जाता है जहाँ पे स्वर्ण मुद्रामान या स्वर्ण धातुमान प्रचलन में होता है। इस स्वर्ण विनिमय मान में लोगों को सोना विदेशी विनिमय के रूप में केवल विदेशी भुगतानों को करने के लिए उपलब्ध कराया जाता है, अर्थात जो संचलनशील मुद्रा है और सोने के मध्य में केवल परोक्ष संबंध होता है। स्वर्ण का जो स्वतंत्र आयात निर्यात नहीं हो सकता। सर्वप्रथम इस
स्वर्ण विनिमयमान को 1877 में हॉलैंड ने अपनाया था। उसके बाद में रूस, ऑस्ट्रिया, हंगरी आदि राष्ट्रों ने भी इसको अपनाया। भारत के अतिरिक्त स्वर्ण विनिमयमान को अपनाने का दूसरा उत्तम उदाहरण जो था वो फिलीपींस का था। अब चौथा आता है स्वर्ण कोषमान। इंग्लैंड ने 1931 में, फ्रांस ने 1936 और अमेरिका ने 1933 में स्वर्णमान का परित्याग कर दिया तो विनिमय दरों में काफ़ी अस्थिरता उत्पन्न हो गई थी। इसलिए 1936 में इन तीनों देशों ने एक त्रिपक्षीय मौद्रिक समझौता करके स्वर्ण कोषमान को अपनाया। इसमें एक विनिमय समानीकरण कोष स्थापित किया जिसमें सोना, स्थानीय मुद्रा और विदेशी मुद्रा रखी जाती। इस कोष में से ही विदेशी विनिमय या सोने के क्रय विक्रय के माध्यम से विनिमय दर को स्थिर रखने का प्रयास किया जाता और साथ ही स्वर्ण के आयात निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध था। इस कोष अर्थात स्वर्ण और विदेशी विनिमय की जो मात्रा है को गोपनीय रखा जाए और द्वितीय महाविश्व युद्ध के कारण ये जो स्वर्ण विनिमयमान था स्वर्ण जो कोषमान था वह 1936-39 तक ही चला था। फिर आता है पांचवा हमारा स्वर्ण समतामान। 1944 में IMF की स्थापना के बाद इसका प्रादुर्भाव हुआ। प्रत्येक देश को अपनी मुद्रा का सम मूल्य स्वर्ण की एक निश्चित मात्रा में घोषित करना और प्रत्येक राष्ट्र जो सदस्य राष्ट्र है वो इस कोष द्वारा निर्धारित स्वर्ण की मात्रा और कोष अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में जमा कराते, जिससे सब देशों की परस्पर समता निश्चित कर लेने के साथ ही प्रत्येक देश की मुद्रा का जो स्वर्ण मूल्य है वो भी निर्धारित कर दिया जाता था। इस प्रकार स्वर्णमान के ये 5 प्रकार प्रचलन में थे। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रीय स्वर्णमान क्या है। राष्ट्रीय स्वर्णमान का तात्पर्य है कि मौद्रिक प्रणाली की व्यवस्था जिसमें एक राष्ट्र अपने देश में आंतरिक मूल्य स्थायित्व और देशी मुद्रा में जनता के विश्वास के लिए स्वर्ण को विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक का माध्यम एवं मूल्य का मापक बनाता है। अर्थात जो इसके 2 मुख्य कार्य, एक तो मुद्रा की इकाई के आंतरिक मूल्य को स्थिर रखना और दूसरे कार्य का जो संबंध है वो है देश की मुद्रा इकाई के बाह्य मूल्य को में स्थायित्व बनाए रखना। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमान। इसके अंतर्गत अनेक देशों के साथ साथ ऐसी व्यवस्था विद्यमान है जिसके द्वारा स्थानीय करेंसी का स्वर्ण में या स्वर्ण का स्थानीय करेंसी में परिवर्तन संभव हो और स्वर्ण के आयात निर्यात पर कोई भी प्रतिबंध नहीं हो। अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमान में विनिमय के माध्यम एवं मूल्य का मापक प्राप्त हो जाता है और विदेशी विनिमय दरों में स्थिरता बनी रह सकती है, किंतु इसके कुछ दोष हैं कि एक तो मुद्रा की अपस्फीति की स्वाभाविक प्रवृत्ति हो सकती है, अंतर्राष्ट्रीय मंदी और मुद्रास्फीति का प्रभाव भी पड़ता है
और इसमें स्वयं संचालकता का अभाव है, स्वर्ण कोषों का अपव्यय होता है, कीमत अस्थिरता रूपी संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस प्रकार जो स्वर्णमान, अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमान और राष्ट्रीय स्वर्णमान की जो स्थितियां हैं, इनसे उत्पन्न प्रभावों के परिणाम स्वरूप स्वर्णमान देशों के भुगतान संतुलनों में किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होगी, इसके बारे में किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होगी यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अब हम देखते हैं कि स्वर्णमान के नियम क्या हैं। स्वर्णमान की क्रियाशीलता के लिए कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। स्वर्णमान के सफल संचालन में इन 3 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि एक तो स्वर्ण के जो आयात निर्यात है वो स्वतंत्र होने चाहिए। दूसरा, देश की जो अर्थव्यवस्था है वह लोचशील हो, अर्थात उसमें पर्याप्त लचीलेपन का गुण होना चाहिए और स्वतंत्र व्यापार नीति का पालन होना चाहिए। अर्थात स्वर्णमान के सफल संचालन के लिए यदि कोई देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संरक्षणात्मक नीति को अपनाता है तो स्वर्णमान के जो उपर्युक्त दोनों नियम हमने बताए वो स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं और स्वर्णमान का खंडन हो जाता है। इसलिए सभी स्वर्णमान देशों के लिए मुक्त व्यापार की नीति ज़रूरी है। हम देखते हैं स्वर्णमान का क्रमिक विकास कैसे हुआ। मौद्रिक इतिहास के अनुसार स्वर्णमान को वैधानिक रूप से सर्वप्रथम इंग्लैंड ने ही 1816 में अपनाया था। 1870 के बाद एक एक करके धीरे धीरे अनेक राष्ट्रों ने इसे अपना लिया। 1873 में जर्मनी, 1878 में फ्रांस और 1900 में अमेरिका ने स्वर्णमान को अपना लिया। 1900 से 1914 की जो अवधि थी वो स्वर्णमान के लिए स्वर्णिम युग थी, क्योंकि यह अवधि न केवल अत्यधिक शांति की प्रतीक थी बल्कि इसमें उद्योग, व्यवसाय, व्यापार की उन्नति का काल था। प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व स्वर्ण चलनमान मौद्रिक प्रणालियों का लोकप्रिय लक्ष्य बन गया था, किंतु 1914 में मुद्रा की पूर्ति बढ़ने, अनिवार्य आयातों का भुगतान स्वर्ण में करने, शत्रु द्वारा स्वर्ण के स्वतंत्र व्यापार का लाभ उठाने को रोकने और विनिमय दरों में स्थायित्व लाने के कारणों से स्वर्णमान का परित्याग कर दिया गया था। प्रथम विश्व युद्ध में अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा पद्धति के कारण मुद्रा प्रसार अपने चरम सीमा पर था। वस्तु एवं सेवाओं के मूल्यों में वृद्धि से जनता का मुद्रा पर से विश्वास उठ रहा था और विनिमय दरों में उच्चावचन के कारणों से 1919 में अमेरिका, 1923 में जर्मनी, 1925 में इंग्लैंड ने स्वर्णमान को पुनः अपना लिया और यह जो अवधि थी ये 1919 से प्रारंभ होकर 1928 तक चली और भारत ने भी 1927 में स्वर्णमान को अपना लिया। यद्यपि 1928 तक स्वर्णमान पुनः स्थापित हो गया था, किंतु उसका जो स्वरूप था वो पूर्व स्वर्णमान से काफ़ी भिन्न था। जो पुनर्स्थापित स्वर्णमान जिन असाधारण और प्रतिकूल परिस्थितियों में संचालित किया जा रहा था वो अधिक समय तक नहीं चला और 1929 से ही छोटे छोटे राष्ट्रों ने स्वर्णमान त्यागना प्रारंभ कर दिया और 1930 की विश्वव्यापी मंदी में स्वर्णमान लड़खड़ा गया और 1931 में इंग्लैंड ने तो सदा के लिए इसका परित्याग कर दिया
उसके बाद में 1932 में अमेरिका ने, 1936 में फ्रांस ने भी स्वर्णमान का परित्याग कर दिया। इसके पतन का जो मुख्य कारण था, 1930 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी तो थी ही, पर दूसरे जो विभिन्न कारण हैं उन्होंने भी बहुत सहयोग दिया। स्वर्णमान के पतन के और भी कारण थे। स्वर्णमान के नियमों की अवहेलना, स्वर्ण कोषों का असंतुलित वितरण, अंतर्राष्ट्रीय ऋणों के भुगतान की समस्या, अंतर्राष्ट्रीय ऋण व्यवस्था में शिथिलता, युद्ध के पश्चात अर्थव्यवस्थाओं में लोच का अभाव, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना का न होना और स्वर्णमान विरोधी विचारधारा का विकास, इन सब कारणों ने स्वर्णमान की समाप्ति में सहयोग दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सभी राष्ट्र ऐसे मुद्रामान की खोज करने लगे जिसमें आंतरिक स्थायित्व के साथ साथ विदेशी विनिमय दरों में स्थायित्व के दोहरे गुणों का भी समावेश हो। परिणाम स्वरूप 1944 में ब्रिटेन के वुड्स नामक स्थान पर 44 राष्ट्रों के सम्मेलन में IMF की स्थापना का प्रस्ताव पारित हुआ और एक नई मौद्रिक प्रणाली का जन्म हुआ जिसे स्वर्ण समता मान की संज्ञा दी गई। इस नई मौद्रिक प्रणाली में अंतर्राष्ट्रीय लेखे की इकाई, अब जो ये नई नवीन प्रणाली में अंतर्राष्ट्रीय लेखे की इकाई का काम करती है और यद्यपि इस प्रणाली में स्वर्ण को उतना महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं था जितना कि स्वर्णमान में प्राप्त था। इसके अंतर्गत विनिमय दरों में स्थायित्व एवं आंतरिक मूल्य में स्थिरता के दोहरे उद्देश्यों की पूर्ति और समन्वय को संभव बना दिया था। अब हम देखेंगे रजतमान क्या है। रजतमान धातुमान, एक धातुमान का दूसरा रूप है। पहला रूप हमारा स्वर्णमान था। रजतमान या चांदीमान वह मौद्रिक मान है जिसमें चांदी के प्रमाणिक सिक्के प्रचलन में रहते हैं। ये सिक्के असीमित विधिग्राही होते हैं, इनका आंतरिक और बाह्य मूल्य बराबर होता है और जो सिक्कों की ढलाई है वो स्वतंत्र होती है। साथ ही साथ चांदी के आयात निर्यात पर किसी का प्रतिबंध नहीं होता। रजतमान स्वर्णमान की अपेक्षा अधिक मितव्ययितापूर्ण एवं लोचदार होते हुए भी मूल्यों की अस्थिरता के कारण लोकप्रिय नहीं हो सका, फिर भी कुछ गरीब राष्ट्रों ने इसको अपनाया था। अब हम देखते हैं द्विधातुमान। द्विधातुमान में आते हैं शुद्ध द्विधातुमान, पंगु द्विधातुमान और समांतर द्विधातुमान। बहुधातुमान का तात्पर्य है जिसमें बहुत सारी धातुओं को एक साथ काम में लिया जाता है। अब इन प्रादिष्ट धातुमान और मिश्रित धातुमान, इनका अध्ययन हम आगे वाले अध्यायों में करेंगे। धन्यवाद।